मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें 3 नए कानूनों को लेकर बातचीत हुई है। जुलाई से देश में भारतीय न्याय संहिता के 3 नए कानून लागू हुए हैं। उसे लेकर मीटिंग हुई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ केंद्र सरकार के अधिकारी और राज्य की मुख्य सचिव राधा रतोड़ी, डीजीपी दीपम सेठ भी मौजूद रहे। इस दौरान नए कानून को लेकर कामों की केंद्र को जानकारी दी गई है। सीएम धामी ने कहा कि नए कानून देश की दिशा देने का काम करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने उत्तराखंड में नए कानूनों पर हुए काम की तारीफ की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अमित शाह से अलग भी मुलाकात की और उन्हें मुंशियारी की खास शॉल भेंट की। इस दौरान गृह मंत्री को वाइब्रेंट विलेज योजना और शीतकालीन चारधाम यात्रा के बारे में भी जानकारी दी गई। इस दौरान कई मामलों पर गृह मंत्री ने जरूरी सुझाव भी दिए। उनके बारे में विस्तार से आज यहाँ समीक्षा हुई, जो हमें आगे काम करने हैं। निश्चित रूप से नए कानून नए भारत के लिए एक बहुत बड़ा कानून बनने वाले, बहुत बड़ा कानून के साथ साथ बहुत बचत भी करने वाले हैं, समय से लोगों को न्याय देने वाले हैं। जो संसाधनों की जो काफी ज्यादा खर्चा होता है, संसाधनों का, समय का, मैन पावर का, उन सभी पर बहुत कमी आने वाली है। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। उत्तराखंड में 23 जनवरी 2025 को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जबकि 25 जनवरी को निकाय चुनाव का रिजल्ट आएगा। वहीं अब टिकटों को लेकर हलचल तेज हो गई है। देहरादून बीजेपी ऑफिस में टिकटों को लेकर मीटिंग हुई, जिसमें कुमाऊं मंडल के पैनल पर चर्चा हुई है। कुमाऊं मंडल के ऑब्जर्वर जिलाध्यक्ष बैठक में शामिल थे। वहीं उम्मीदवारों के नामों के ऐलान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि 27 और 28 दिसंबर तक टिकटों का ऐलान कर दिया जाएगा। नगर निगम के नामों का पैनल हाईकमान को भेजने की तैयारी है। जैसे ही केंद्र से हरी झंडी मिलेगी, टिकटों का ऐलान कर दिया जाएगा। घोषणा तो प्रांत स्तर से हम लोग करेंगे। हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी उस बैठक में रहने वाले हैं, और जो निगम का पैनल है, वो 3 नाम का पैनल हम केंद्र को भेजेंगे। वहां पर केंद्र नेतृत्व फिर अपना सर्वे के आधार पर और कार्यकर्ताओं की रायशुमारी की, उनके द्वारा भी अलग पक्ष की रहेगी, और उसके बाद वहां से भी जैसी प्रत्याशी घोषित होगी, तो मुझे लगता है कि 28 से नामांकन है, हम 27-28 के बीच में एक प्रत्याशी घोषित कर देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में मीडिया को संबोधित किया और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ काम किया है। साथ ही कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया और अब मोदी सरकार आने के बाद बाबा साहब को सम्मान मिल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय उनके स्मृति मंदिर का उद्घाटन हुआ। दिल्ली स्थित अंबेडकर सेंटर का निर्माण भी कांग्रेस ने रोकने की कोशिश की। जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, बाबा साहब की स्मृतियों को सजोने का कार्य हुआ। चाहे वो लंदन हो, दिल्ली हो, नागपुर, मुंबई में उनके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण स्थलों पर स्मृतियों का निर्माण किया गया है। निकाय चुनाव की घोषणा ने कांग्रेस ऑफिस का माहौल बदल दिया। जहां सन्नाटा रहता था, वहां निकाय चुनाव की सरगर्मी ने माहौल बदल दिया है। मेयर से लेकर वार्ड के दावेदार बड़े नेताओं की परिक्रमा करते दिखे, तो बड़े नेता बैठकों में व्यस्त रहे। देखिए रिपोर्ट। दो 2022 चुनाव के बाद पहली बार कांग्रेस ऑफिस में मंगलवार को हलचल दिखाई दी। प्रदेश के 100 शहरों में होने वाले चुनाव में कोई मेयर का चुनाव लड़ना चाहता है तो कोई पार्षद का। इसी चक्कर में निकाय के नेता सीनियर नेताओं से सिफारिशें लगाते नजर आए। 27 दिसंबर से नॉमिनेशन होने, इसीलिए 2 दिन की दौड़ भाग किसकी किस्मत खोल दे कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के मुताबिक हर सीट पर दावेदारों की मारामारी है और इसीलिए दिख रहा है कि माहौल अच्छा है। हमारे लिए दिक्कत ये आ रही है कि आवेदन बहुत ज्यादा है। हरिद्वार में तो 300 लोगों के आवेदन लगभग हैं। हाँ, तो ऐसे परिस्थितियां जब होती हैं
यहीं महानगर में, यहीं देहरादून में आप देख लीजिए 28 से ज्यादा अभी तक आ चुके हैं आवेदन जो है, आए हैं जो अभिषेक। तो ऐसे में सबको सामंजस्य बैठाना कठिन काम होता है। और दूसरा इसका एक संकेत ये भी है कि माहौल है, और जब आप यहाँ आवेदन ज्यादा आते हैं तो इसका मतलब है कि माहौल है। चुनाव की घोषणा के बाद मंगलवार को कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने मीटिंग की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, नेता विपक्ष यशपाल आर्य, सीनियर नेता प्रीतम सिंह, गणेश गोदियार, हरक सिंह शामिल हुए। यशपाल आर्य के मुताबिक 1-2 दिन में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में नाम फाइनल होंगे। तो 2018 निकाय चुनाव में पार्टी अध्यक्ष रहे प्रीतम सिंह के मुताबिक पिछले चुनाव से बेहतर नतीजे रहेंगे। कांग्रेस की पूरी तैयारियां हैं। हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी 1-2 दिन में, और जो पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर्स भेजे गए हैं उनकी रिपोर्ट्स भी आज और कल में आने की उम्मीद है, लेकिन हम एक सूची जल्दी ही जारी करेंगे। और हम समझते हैं कि पिछली बार निकाय चुनाव हुआ था, उससे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन हम इस निकाय चुनाव में करेंगे और ज्यादा सीटें जीतने का काम। निकाय चुनाव का इंतजार पार्टी और नेता 1 साल से कर रहे थे और अगले 3-4 दिन में उम्मीदवारों के नाम फाइनल होने हैं। ऐसे में जब तक उम्मीदवारों के नाम तय नहीं हो जाते, तब तक बड़े नेताओं और दावेदारों से सुनसान रहने वाला कांग्रेस ऑफिस गुलजार जरूर रहेगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी आज दोपहर बाद जोशीमठ पहुंचे। अपनी लोकसभा का दौरा कर रहे बलूनी के जोशीमठ पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जगह जगह पर बलूनी का जोरदार स्वागत किया गया। नंदप्रयाग में भी बलूनी का स्वागत हुआ। देर शाम बलूनी जोशीमठ के आईटीबीपी कैंप पहुंचे। आज रात बलूनी आईटीबीपी कैंप में ही रहेंगे और कल उनके मलारी जाने का कार्यक्रम है। हालांकि मौसम ठीक होने पर ही बलूनी मलारी जाएंगे और उसके बाद फिर गैरसैंण और रामनगर जाने का कार्यक्रम है। इससे पहले पौड़ी में अनिल बलूनी ने उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा की तारीफ की। बलूनी ने कहा कि शीतकाल यात्रा से यात्रा रूट पूरे साल गुलजार रहेगा। बलूनी ने यह भी कहा कि शुरुआती दौर में अगर 20% श्रद्धालु भी शीतकाल यात्रा करेंगे तो शुरुआती दौर के लिए अच्छे संकेत होंगे। आने वाले दिनों में यात्रियों से शीतकाल यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदम और फीडबैक लिया जाएगा, जिससे व्यवस्थाओं को और चाक-चौबंद किया जा सके। अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी शुरुआत भी की है और वास्तव में पूरे साल भर जो है वो पर्यटन को बनाए रखने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो आधे समय चलता है, आधे समय बंद रहता है, काफी कुछ महीने बंद भी रहना पड़ता है। लेकिन अगर इस तरह से कुछ 10% 20% भी इसमें हम लोग वृद्धि कर पाएंगे तो हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हमारे पहाड़ की आर्थिकी को भी सबल होगी। और मुझे लगता है कि ये प्रयास अच्छा प्रयास है। आने वाले समय में इसमें अगर हमको लगेगा कुछ और भी चीजें जोड़नी है तो उसको भी करके इसको आगे बढ़ाएंगे। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। क्वारब के पास पहाड़ी से भारी मलबा रोड पर आ गया। कई टन मलबा भर कर गिर गया और ये तस्वीरें कैमरे में भी कैद हो गईं। क्वारब में लगातार मलबा गिर रहा है और पिछले कई महीने से लोग यहां परेशान हैं। क्वारब के पास पहाड़ी टूटने का सिलसिला लगातार जारी है और मिट्टी लगातार गिर रही है, लेकिन आज भारी भूस्खलन हो गया। न्यूज़ 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर हालात बने रहे। कालागढ़ इलाके में सिंचाई विभाग की केंद्रीय कॉलोनी में खाली पड़े 72 भवनों को आज आखिरकार ध्वस्त कर दिया गया। 2 मजिस्ट्रेट और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। सुबह 8 बजे से शुरू हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शाम तक जारी रही। प्रशासन का कहना है कि जिन भवनों को ध्वस्त किया गया है वो सभी भवन खाली थे, ऐसे में किसी तरह का विरोध नहीं देखा गया। बता दें कि भवनों को ध्वस्त करने के बाद खाली की गई जमीन को वन विभाग को सुपुर्द किया जाएगा। कोई रहता नहीं है, कोई निवास नहीं करता, तो उनके द्वारा एक सूची उपलब्ध कराई गई है और उनके द्वारा याचना की गई थी कि इसको जो है खाली कराया जाना है, इसको तोड़ा जाना है। तो उसी के क्रम में जो है आज जो 72 हमारे भवन हैं जो खाली पड़े हैं, तो उनको जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है की जा रही है। हरिद्वार में नाबालिग लड़कियों से रेप करने के आरोपी डांस टीचर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी आशीष सिंह ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में FDX नाम की डांस क्लास चलाता है।
आरोपी ने अपनी क्लास में डांस सिखाने वाली 2 नाबालिग लड़कियों के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। परिजनों की शिकायत पर ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने आरोपी डांस टीचर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है और उनके परिजनों द्वारा थाने में यह सूचना दी गई ज्वालापुर में कि जब इस व्यक्ति के यहाँ प्रशिक्षण ले रही थी डांस का, तो इसके द्वारा उनके संग जो है अपने शारीरिक संबंध बनाए गए। उसके आधार पर इसकी गिरफ्तारी की गई है और इसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार में एक गुलदार घर के बाहर सो रहे कुत्ते को उठाकर ले गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो हरिद्वार वन प्रभाग के अजीतपुर गांव का बताया जा रहा है, जिसमें गुलदार घर के बाहर सो रहे कुत्ते पर ऐसा झपटा कि पलक झपकते ही कुत्ते को उठाकर ले गया। गुलदार के हमले से स्थानीय लोगों में दहशत बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया में जाना जाता है, मगर कम ही लोग ये जानते हैं कि जितनी खूबसूरत नैनीताल की वादियां हैं, उससे कई आकर्षक यहां के चर्च हैं जो गॉथिक शैली में बने हैं। गॉथिक शैली में बने नैनीताल के गिरजाघर ईसाई धर्म के लोगों की आस्था का केंद्र है। इन चर्चों की खूबसूरती ऐसी है कि यहाँ हर कोई आना नहीं छोड़ता है। माल रोड पर बना कैथोलिक चर्च 1909 में बनकर तैयार हुआ। सेंट फ्रांसिस कैथोलिक चर्च की स्थापना यूरोपीय शैली में हुई, जो आज भी कायम है। मन को छू जाने वाले इस चर्च में वेद के जो चित्र बने हैं, वो सब जर्मन से लाए गए हैं। साथ ही इस चर्च को अब भी बिल्कुल उसी शक्ल में रखा गया है जैसा अंग्रेजों ने इसे बनाया था। सरोवर नगरी के दूसरे छोर पर स्थित ये मेथोडिस्ट चर्च, जो भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना चर्च है। और चर्च यहाँ का बहुत अच्छा है। हम 2-3 जगह पे गए हैं चर्च के लिए, लेकिन कल ज्यादा घूमेंगे क्रिसमस के लिए। लगता है चर्चों का इनको जानने का भी मौका मिल रहा है यहाँ। हाँ, मौका तो मिल रहा है अच्छे से, और शांत रहता है चर्च में, बहुत अच्छा भी लगता है, मन में थोड़ा शांति भी मिलता है। बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इनके इतिहास को भी जान रहे हैं आप लोग? हाँ, इतिहास को भी जान रहे हैं, सबको पूछ रहे हैं यहाँ के चर्च के बारे में। सब लोग अलग अलग कुछ बता रहे हैं हमें। अच्छा लगता है। सरोवर नगरी में बने चर्च आकर्षण का केंद्र है। वहीं कई चर्च यूरोपीय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। वहीं नैनीताल आने वाले पर्यटक भी इन चर्चों के इतिहास को जानने पहुंचते हैं। सेंट जॉन्स तो प्रोटेस्टेंट चर्च है, ये चर्च जो है ये मेथोडिस्ट चर्च है, और ये भारत का पहला मेथोडिस्ट चर्च है। तो ये इसके इतिहास के लिए, हमारे इतिहास के लिए, हमारी धरोहर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जो चर्च आपके तल्लीताल के समीप है, और जिसको हम कहते हैं लेक चर्च, जो आपके एवलिन होटल के नीचे है, ये चर्च जो है ये सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी का चर्च है। तो ये कैथोलिक चर्च, लेकिन इस चर्च के जो अनुयायी हैं कैथोलिक धर्म के मानने वाले हैं, और सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी के वो सहयोगी थे, समर्थक थे, उनके उपदेशों को मानते हैं। बहरहाल कहना गलत नहीं होगा कि सरोवर नगरी न सिर्फ सैर सपाटे के लिए बल्कि ईसाइयों के आस्था का केंद्र भी है, जिसकी सुंदरता आज भी कायम है। हालांकि अब इनके रखरखाव पर भी ध्यान देने की जरूरत पड़ने लगी है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड में कई जगह बर्फबारी का दौर जारी है। वहीं केदारनाथ धाम में भी जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फ की वजह से पूरा मंदिर ही सफेद नजर आ रहा है। बर्फ गिरने से धाम में मास्टर प्लान के काम प्रभावित हो रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई है। मंदिर परिसर के आसपास बर्फ की सफेद चादर जमी हुई है। इस बीच बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा में लगे आईटीबीपी के जवान मंदिर में तैनात हैं। बद्रीनाथ धाम में आधा फीट से अधिक बर्फबारी हुई है। पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है। खासकर चीन और नेपाल बॉर्डर से सटी व्यास घाटी में 3 से 4 इंच तक बर्फबारी हुई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से लोगों को खासी दिक्कतों से भी दो चार होना पड़ रहा है।
मौसम में आई तब्दीली के चलते ऊंचाई वाले इलाके पूरी तरह सफेद चादर में लिपटे नजर आ रहे हैं। बर्फबारी के कारण इन इलाकों में पारा तेजी से गिरा है। भारी बर्फबारी के बीच भी सीमाओं की सुरक्षा में जवान पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हैं, लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। चीन और नेपाल सीमा पर बसी व्यास घाटी में बर्फबारी के बाद पारा दिन में -20 डिग्री तक जा रहा है। हालात ये हैं कि पानी पूरी तरह जम गया है, नदी नाले झरने जम चुके हैं। ऐसे में पानी को गलाकर जवान अपनी प्यास बुझा रहे हैं, लेकिन सीमाओं की चौकसी में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। उत्तरकाशी में बर्फबारी के बाद बंद हुए गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे को खोल दिया गया है। बीआरओ की टीम ने रास्ते बर्फ हटाकर रोड को खोला है। हालांकि अब भी फिसलन वाले हालात बने हुए हैं। लगातार बर्फ गिरने से भी मुश्किल बढ़ रही है। इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं देश विदेश से सैलानी भी यहां पर पहुंचे हैं, जो कि बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। रास्ता खुलने से हर्षिल में फंसे कई सैलानियों को भी निकाला गया है। चक्राता की त्यूणी में भारी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से रोड पर बर्फ है और लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कत हो रही है। कई जगह तो बर्फ की वजह से सड़क बंद है, जिसके खोलने का काम किया जा रहा है। सड़कों से बर्फ को हटाया जा रहा है। पहाड़ों में भारी बर्फबारी के बाद पर्यटक भी पहाड़ पहुंच रहे हैं। औली में पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। सुबह से ही भारी संख्या में पर्यटक औली पहुंचे हैं। वहीं पर्यटकों की बढ़ती संख्या से औली जोशीमठ सड़क पर भी जाम की स्थिति पैदा हो रही है। औली जोशीमठ मोटरमार्ग पर पहाड़ी कैफ से लेकर टीवी टावर तक जाम लग रहा है। हालांकि जाम खुलवाने के लिए मौके पर तैनात हैं। वहीं जो पर्यटक औली घूमने आए हैं वो औली की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सैलानियों का कहना है कि यहां बर्फबारी के बाद नज़ारे काफी खूबसूरत हो गए हैं। तो पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। ये यहां पर तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। औली में पर्यटकों का जमावड़ा वहां पर लगा हुआ है। सुंदर नज़ारे देखकर सैलानी वहां पर काफी खुश हैं। तो औली जोशीमठ सड़क पर वहां पर जाम लग गया है, जिसके चलते श्रद्धालु पहाड़ों पर बर्फबारी से सुंदर नजारे देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम जन्नत में कहीं हेवन अभी सच में माउंटेन्स कॉलिंग